हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ब्राइट स्पॉट में। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना कि मिड ऑफ 18 सेंचुरी में यूरोप का क्या कहानी था। हमने देखा कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द नेशंस में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आपका ऑटोक्रेटिक मोनार्की था। फिर हमने नेशन स्टेट के कंसेप्ट को समझा। फिर हमने जाना कि यूरोप दो भाग में बटा हुआ था, एक एरिस्टोक्रेसी, दूसरा पीजेंट्री। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग था आपका मिड ऑफ 18 सेंचुरी, जिसके कारण एक न्यू क्लास इमर्ज होता है जिसे हम लोग न्यू मिडिल क्लास बोलते हैं, जिसमें कि टीचर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ये सब लोग आ रहे थे। ठीक, और उनका लिबरल नेशनलिज्म का नारा था, लिबरलिज्म का बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमने और देखा कि जॉलरिन क्या होता है और उसके आने से किस प्रकार ट्रेड बैरियर, करेंसीज की संख्या घट गई थी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि वाटरलू का युद्ध होता है, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के आगे वाले कहानी को जानने का कोशिश करेंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करके हम लोग आज का वीडियो। यस, बैटल ऑफ वाटरलू जो कि लड़ा गया था 1815 में, जिसमें एक तरफ थे नेपोलियन जो कि थे फ्रांस से, दूसरे तरफ थे ब्रिटेन, रसिया, प्रेसिया और ऑस्ट्रिया। बताना चाहेंगे दोस्तों कि पर्सिया जो था वो कोई और नहीं, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसी का मोस्ट ऑफ द हिस्सा जर्मनी का हो चुका है, या पोलैंड का, या कुछ और देशों का। ठीक है, तो पर्सिया माने आप जर्मनी से कंपेयर कर सकते हो। ठीक, हम देखेंगे कि जर्मनी यूनिफिकेशन में हम जानेंगे कि पर्सिया का किस तरह का कहानी होगा या क्या होगा उसके साथ। ठीक है, नेपोलियन है ना, ऑब्वियस है, एक तरफ 4 देश, एक तरफ एक अकेला, हार होना तय था नेपोलियन का, और इसी में हार हो गए। ठीक, इसके बाद का जो कहानी है फ्रांस की, वो पूरी बदल गई। फिर से वहाँ पर एक बार मोनार्की आने का संभावना दिख रहा था। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे आगे क्या हुआ। आगे जानने से पहले हम लोग को एक टर्म क्लियर करना होगा, दैट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि एक ऐसा शासन जहाँ पे विचारधारा क्या होंगे, ओल्ड होंगे, पुराने होंगे। ठीक है, जिनका मान्यता क्या होगा कि मोनार्की होना चाहिए, चर्चेस जो है उनके ही बात को फॉलो करना चाहिए, सोशल हायरार्कीज को फॉलो करना चाहिए। सोशल हायरार्की मीन्स जैसे हम हैं राजा, अब मेरे बाद कौन बनेगा, तो मेरा बेटा बनेगा। सोशल हायरार्की माने आप ऐसे भी देख सकते हो कि फ्रांस में 3 भाग में बटा हुआ था समाज, है ना, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, सब 9 में पढ़ना है। ठीक, तो ये हायरार्कीज जो है, माने कि आप जिस हायरार्की के हैं, माने जिस भी स्टेट के हैं, आप उसी में रहोगे। ठीक है, तो ये कुछ था। फिर एक ऑटोक्रेटिक की बात करते। ऑटोक्रेटिक का माने कि जो है स्वयं शासन, माने एक आदमी रूल करेगा और वो जो नियम कानून बनाएगा उसी को लेके आपको चलना है। ठीक है, वही मतलब सही कर रहा है, ये हमें मान के चलना होगा। ये आपका ऑटोक्रेटिक। इसके बाद उनका ये भी मानना था कि ये क्रिटिसिज्म और डिसएग्रीमेंट से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते थे। माने ये चाहते कि किसी तरह का क्रिटिसिज्म या डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए राजा के खिलाफ, या फिर किसी भी तरह का आपको आवाज नहीं उठाना चाहिए। जो कर रहे हैं वो प्रजा की भला के लिए कर रहे हैं, ऐसा हमें मानना होगा। ये कंजर्वेटिज्म थॉट्स था। ठीक, इसके बाद ये सेंसरशिप की भी बात करते हैं। सेंसरशिप माने बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, सेंसरशिप का मतलब होता है कि मीडिया में एक तरह का बैन लगाना, या फिर किसी भी तरह का राजा के खिलाफ या फिर कोई भी बात को आने नहीं देना लोगों तक, यही सेंसरशिप होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, जो हमने देखा बैटल ऑफ वाटरलू, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। ठीक है, इसका कॉन्सिक्वेंस था ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि ऑब्वियसली 1815 में ही आएगा। अब इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक, है ना, आई रिपीट दिस नेम क्योंकि इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, है ना। इनका एक स्टेटमेंट का जो मैं अभी बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा, याद रखो आप लोग। ये कहते व्हेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मानी जब फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप को
या फिर बाकी के जितने भी यूरोप के हिस्सा है सब जगह सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस में कुछ भी होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। ऐसा इनका एक कमेंट था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, तो 1815 का ट्रीटी में क्या था, सबसे पहले बर्बन जो डायनेस्टी था वो फिर से रिस्टोर कर दिया गया फ्रांस में। बर्बन डायनेस्टी वही डायनेस्टी जो कि लुई 16 के टाइम में था, उसी को हम लोग बर्बन डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग स्टेट में थे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बर्बन डायनेस्टी आपके 2-3 जगहों में है ना, जैसे कि आपके फ्रांस हो गए, फ्रांस के ऊपर स्पेन हो गए, है ना, ये सब जगहों में बर्बन डायनेस्टीज चलता आ रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ट्रीटी ऑफ वियना में और क्या क्या हुआ। यहाँ पर है ना फ्रांस के बाउंड्रीज पे क्या कर दिया गया कि बहुत सारे स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट हुई, जिससे क्या हुआ कि फ्रांस अब फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंशन ना कर पाए, माने किसी पे वॉर अटैक ना कर पाए, इसके लिए ऐसा किया गया। ठीक है, फिर ट्रीटी ऑफ वियना में जैसा कि आपने देखा कि 4 देश थे, चारों में ब्रिटेन को कुछ भी नहीं चाहिए था, या फिर ब्रिटेन को कुछ भी नहीं मिला, है ना। ब्रिटेन, चूंकि आपको तो पता ही है ब्रिटेन अभी पूरे दुनिया में क्या है, सबको गुलाम बनाने में लगा हुआ था। आपको मालूम है हम लोग का भारत गुलाम था इस समय, है ना, और भी बहुत देशों को इन्होंने गुलाम बना के रखा था। ठीक, तो इनका ये मोटिव नहीं था कि हम यूरोप से इनको कुछ मिले, तो ये छोड़ दिए, है ना। ये बस इतना शक है कि पावर जो है सब में बराबर बटा रहे, कोई एक पावरफुल ना बन जाए यूरोप में, बस इनका यही था। तो बाकी जो 3 देश थे उनको कुछ कुछ मिल गया, है ना। इसमें जैसे पर्सिया को मिल गया क्या, जितने भी टेरिटरीज थे वेस्ट में, फ्रांस के वेस्ट में जितने भी टेरिटरीज या फिर जो भी रीजन थे वो मिल गया आपके प्रसिया को, या दूसरे शब्द में कहे जर्मनी को। ठीक, ऑस्ट्रिया को क्या मिला, ऑस्ट्रिया को मिला नॉर्थ इटली, इटली का नॉर्दर्न भाग। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रिया के ठीक नीचे है आपका इटली। ओके, और रसिया को मिल गया पोलैंड, जो कि इनके ठीक लेफ्ट में है, इनफैक्ट अगर दूसरे शब्द में बोले तो वेस्ट में। ठीक, और जो 39 स्टेट बनाया गया था नेपोलियन के द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39, है ना, उनको छोड़ दिया गया, उनके साथ कुछ भी नहीं किया गया। मतलब वहां पे ट्रेड बैरियर वगैरह वगैरह जो भी थे वो सब वैसे ही चल रहे थे, वेट मेजर इक्वल नहीं थे, तो ऐसा कुछ छोड़ दिया गया उन्हें, है ना। ये था आपका ट्रीटी ऑफ वियना। ओके, जिसने फ्रांस को फिर से एक बार मोनार्क बनाया गया। क्या लग रहा है आपको कि फिर से यहाँ पर युद्ध होने की संभावना है कि नहीं? जी बिल्कुल, रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, तो भैया अब फिर से फ्रांस में एक बार इतना बड़ा सा चेंज आया है, तो फिर से रेवोल्यूशनरीज का कुछ डिमांड होगा, फिर से वो लोग उठ खड़े होंगे, है ना। तो इस बार क्या किया उन्होंने, सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट किया, जिसका मेन मोटिव क्या था भाई कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, आई एम सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया गया। नेशनलिज्म के बारे में आपको पता ही होगा, है ना, कि देश भक्ति का भावना ही उसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा, सीक्रेट सोसाइटीज के द्वारा। मोनार्क को अपोज किया गया, मोनार्क माने राजा का जो शासन होता है उसको अपोज किया जा रहा था। ठीक, और ये फ्रीडम चाह रहे थे, ऑटोक्रेटिक रूल का डिमांड कर रहे थे, है ना, ये चीज। इसके बाद नेशन स्टेट के बारे में मैंने पहले भी बताया कि नेशन स्टेट या फिर नेशनलिज्म का भावना कैसे आएगा आपका, इन बातों से। इन बातों माने कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन, हिस्ट्री कॉमन होगा तो आपका कोई भी एक नेशन स्टेट बन पाएगा। तो ऐसा डिमांड्स कर रहे थे कौन, सीक्रेट सोसाइटीज जो फ्रांस ने एस्टेब्लिश किया, और बाकी यूरोप में भी ऐसा ऐसा हो रहा था। ओके, इसके बाद हम लोग को एक लास्ट में जानना है एक रेवोल्यूशनरीज के बारे में, गुजिप मैजिनी। ये कौन थे, ये इटली के रेवोल्यूशनरीज थे। इटली, है ना, ये भी एक ऐसा देश था जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, है ना। इसके बारे में हम लोग अलग से देखेंगे, अलग से इसमें वीडियो बनाया जाएगा, उसमें जानेंगे कि इटली में कैसे कैसे सब कुछ हुआ। बट अभी हम लोग सिर्फ गुजिप मैजिनी पे अपना रखते हैं। ये एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बोर्ड्स में भी आने की संभावना है, तो सिर्फ थोड़ा ध्यान से सुने। ठीक, इन्होंने, है ना, दो सीक्रेट सोसाइटी बनाए थे, बट पहले आप ये जान लो कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, है ना, जिसका नाम था कैरबोनरी। ठीक है, यहाँ पर नाम छूट गया, आप लोग नोट कर लेना। मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी थे ये, जिसका नाम था कैरबोनरी।
एक्सट्राऑर्डिनरी, है ना, स्पेलिंग आप लोग लिख लो, CARBONARI। ओके, तो ये एक सीक्रेट सोसाइटी के हिस्सा है। ओके, इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया था, यंग इटली मैर्सिलिस में बनाया और यंग यूरोप बर्मी में बनाया। ठीक है, और इन्हें ही इटली के यूनिफिकेशन का बहुत बड़ा श्रेय जाता है, और यही थे आपके गुस्ताव मैजिनी। इसी के साथ यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग लिबरलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग बने रहो, और नहीं तो आप यहीं पे वीडियो को एंड करके जा सकते हो। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बोला था लिबरलाइजेशन के बारे में, लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि छूट देना। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में लिबरलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था 1991 में। ठीक है, और ये वो दौर था जब भारत के पास मात्र 7 दिन का ही कैश रिजर्व था। मतलब 7 दिन में भारत पूरा का पूरा बैंकरप्ट होने वाला था, समाप्त होने वाला था, माने ये फॉरेन ट्रेड या फिर कुछ भी अब नहीं कर सकता था, ऐसा हाल हो गया था। उसी समय प्रधानमंत्री बन गए PV नरसिम्हा राव। ठीक है, और फटाक से अपने फाइनेंस मिनिस्टर बना लेते हैं मनमोहन सिंह को। ठीक, तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ये लिबरलाइजेशन आया क्यों। आपको कुछ भी जानना है तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो पहले जान लो आप चंद्रशेखर राव के बारे में, क्योंकि यही PV नरसिम्हा राव से पहले आपके प्राइम मिनिस्टर के भारत के। ठीक है, ये 90s की बात है ना। या तो उस समय क्या होता है कि अचानक से, है ना, पूरा का पूरा समाज कोलैप्स करने लगता है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है ना, कोई भी बड़ा नेता नहीं होता, दैट्स व्हाई, है ना। और एक लाइसेंस राज चल रहा होता है। लाइसेंस राज माने यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ प्रोड्यूस करेगी, है ना। पहले हम लोग क्या करें, सोशलिस्ट मॉडल पे चलते, माने सामाजिक जो होगा लोगों के भला के लिए होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। और लाइसेंस राज था, माने हम जिसको लाइसेंस देंगे वही कुछ काम करेगा, या फिर जो भी है पेन कॉपी आपका टीवी कुछ भी सब गवर्नमेंट बनाएगा, है ना। तो आप खुद सोचो गवर्नमेंट पे कितना बर्डन होगा फर्स्ट। सेकेंडली, जब गवर्नमेंट सब बना रहा है तो ट्रांसपेरेंसी होगा क्या, माने करप्शन भर भर के होगा। बहुत करप्शन था 90s के दौर में, है ना। तो इसी को समाप्त करने का टाइम आ गया था। तो जैसे ही और एक चीज और था, उस समय गल्फ वॉर हो रहा था। उसी समय गल्फ वॉर क्या था जी, आपको बताना चाहेंगे सद्दाम हुसैन, जो कि दुनिया के एक बहुत बड़े डिक्टेटर हुए हैं, वही इराक में रूलर थे। ठीक, उन्होंने अचानक से क्या कर दिया, कुवैत में इन्वेट कर दिया और बोला कि कुवैत हमारा हिस्सा है, इसे हम लोग लेंगे। तो भाई इसके लिए क्या हुआ कि आपको पता होना चाहिए कुवैत, इराक, ईरान, ये सब वो नेशंस है जहाँ से ऑयल आते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऑयल आना या ऑयल निकलना बंद हो गया, जिससे क्या हुआ, ऑयल का प्राइसेस काफ़ी बढ़ गया। तो भारत को और ज़्यादा डॉलर्स देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि भारत का जो इकोनॉमी था और गिर गया। ठीक, अब भारत का बहुत बुरा हाल था और अब कुछ बहुत बड़ा काम करना था, कभी जाके इकोनॉमी रिवाइव हो पाएगा। तो इसी दौर में बनकर PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, और फटाक से वो एक फाइनेंस मिनिस्टर बनाकर एक इन्हें मनमोहन सिंह को, है ना, मनमोहन सिंह ये बहुत गजब के इकोनॉमिस्ट, बहुत गजब के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, है ना। इन्होंने ही रिवाइव कराया था हमारे किसको, इकोनॉमी को। और लाइक है LPG गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पे पूरा एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उसमें हम लोग बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन माने चीज़ों को क्या करना, प्राइवेट हाथों में करना। जैसे कि आज स्कूल्स है, कितने हो गए, फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हो गई है ना। जबकि गवर्नमेंट वगैरह में काफ़ी फैसिलिटीज़ थोड़े खराब होते हैं, है ना, बुराई नहीं कर रहे, बट जनरली आप देखो गवर्नमेंट स्कूल में उनके फैसिलिटीज़ नहीं है। ओके, तो लिबरलाइजेशन क्या था, लिबरलाइजेशन माने छूट, है ना। हम लोग ने क्या किया कि अपने मनी को ही एवेलुएट कर दिया। माने आपको बताना चाहिए, पहले 1 रुपया में, है ना, 1 रुपया में आपको 90s की दौर की बात बता रहे, है ना, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, 20 रुपीज़ में हमको $1 मिल जाएगा। बट मनमोहन जी ने क्या किया कि अब 47 रुपीज़ में हम लोग को $1 मिलेगा। ठीक है,
क्यों कर गया भाई? अपने करेंसी को ही डीवैल्यूएट कर गया, माने कि $1 आपको कोई गएगा तो आपको 47 रुपीज़ देना पड़ेगा। मतलब कि हम लोग अगर अमेरिका में जाके $1 देंगे तो हम लोग को बहुत कोई वैल्यू बने कि पैसा में वैल्यू मिलेगा, कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, ऐसा इसलिए किए ताकि क्या हो, बाहर का कंट्री से लोग यहाँ पर इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए और भारत को, है ना, पैसों का या इकोनॉमी का फायदा हो। ठीक है, मान लो कि कोई आप कंट्री पहले आ रहा था, मान लो कि आप कोई भी एक इंडस्ट्री का नाम ले लो, जैसे कि पेन बनाने का। ठीक, तो 20 रुपीज़ में पहले $1 लगाया तो 20 रुपीज़ मिल रहा था उन्हें, अब क्या है 47 मिलेगा। कब पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, ताकि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाए, फ़ायदा हो पाए। और इसी तरह हमारा जो डूबता हुआ इकोनॉमिक्स का वो फिर से रिवाइव होता है। और यही था आपका लिबरलाइजेशन, यहाँ पे छूट दिया गया किसका, ट्रेड का, है ना। ट्रेडिंग करवा के आप इंडस्ट्री सेटअप करो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या फिर छूट्स मिले, यही सब कुछ और नहीं, यही कह रखा है आपका लिबरलाइजेशन। आई होप लिबरलाइजेशन बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाने का कोशिश किया, आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।